सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 2 दिन से कराची में अहम केसेस की समाअत के लिए मौजूद हैं। गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ केसेस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि अब कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सरकारी ज़मीन पर तजावुजात भी उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह पहले गैर कानूनी तामीर पर नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था, जिस पर नस्ला टावर के रिहायशियों ने और बिल्डर्स ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख को अदालत ने हुक्म दिया था कि 1 माह में नस्ला टावर को खाली करवाएं। वकील नस्ला टावर मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची अपनी रिपोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं, सर्विस लेन देखने के लिए आप किसी को भेज तो दें। अदालत सिर्फ ये देख ले कि सर्विस लेन पर तजावुजात हैं कि नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सर्विस रोड तो अब बचा ही नहीं, जिस पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि अगर हमने सर्विस रोड पर कब्जा किया है तो इमारत गिरा दें। मुनीर मलिक के जवाब पर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, हमने तो यही कहा है, जिस पर वकील नस्ला टावर ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो पूरा का पूरा कराची ही डिमोलिश हो जाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हमने नस्ला टावर के मामले पर तमाम फरीकैन को सुना है। हमने इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया था और कहा था कि सब जाएं इंस्पेक्शन करें, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि इंस्पेक्शन से मुतालिक हमें कोई नोटिस नहीं मिला, इसका दोबारा इंस्पेक्शन करवा लें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इंस्पेक्शन करवाएं जबकि तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ही हैं। वकील नस्ला टावर ने अदालत को बताया कि यह केस ना सिंध हुकूमत का है, ना वफाकी हुकूमत का और ना ही सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का। हमने वफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। इसी तरह से शार फैसल पर मुतादिद इमारतें बनी हुई हैं, 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने मुनीर मलिक से इस्तफसार किया कि आप बता दें कि नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया। बगैर जायजा लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पैसे हम दिलवाएंगे क्या? वकील नस्ला टावर ने जवाब दिया कि हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपने अवामी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट की है। नस्ला टावर अलॉटीज़ के वकील ने अदालत से मोहलत मांगते हुए दरख्वास्त की कि हमें एक मौका तो दें, हम डॉक्यूमेंट्स तलाश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितने मौके दें, वहाँ अब कोई नहीं रह रहा, जिस पर अलॉटीज़ के वकील ने जवाब दिया कि वहाँ हम रह रहे हैं, कमिश्नर को भेजकर चेक करवा लें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद की और कमिश्नर कराची को 1 माह के अंदर टावर खाली करवाने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हुकूमत, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर मुतल्लका इदारों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने औरंगी टाउन और गुजर नाला केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। मुतासरीन को तमाम सहूलियात के साथ 1 साल में बसाए जाने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल ने मुतासरीन की बहाली में फंड्स की कमी का दावा किया। फंड्स की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें और 2 हफ्ते में इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करें। समाअत के दौरान KMC ने अदालत से शिकवा भी किया कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना और हमारे अफसरान पर तौहीन अदालत लगाई जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने KMC को दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। जबकि क्लिफ्टन में रिफाई प्लॉट्स पर 2 निजी अस्पतालों की तामीर केस सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर के रिफाई प्लॉट्स की तफसीलात तलब कर लीं और DG KDA, कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तमाम कंटोनमेंट्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये अहम मामलात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर टावर के मकीनों का मुस्तकबिल क्या है, सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है और ये रिफाई प्लॉट्स का जो मामला है इसमें भी सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से सिंध हुकूमत अगले 1 साल में इन तमाम मकीनों को कंपनसेट करेगी, जिस तरह से अदालत के अहकाम सामने आए हैं। हमारे साथ फ़हीम उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम उज़्ज़मा साहब, ये अब नस्ला टावर वाला जो मामला है, अदालत ने तो कमिश्नर कराची को 1 माह का हुक्म दे दिया है, अब इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसके जो कानूनी मुहर्रिकात हैं वो तो चीफ जस्टिस बेहतर जानते हैं और जो वकला उसमें शामिल मौजूद हैं, अनवर मंसूर साहब मौजूद हैं। मगर मैं ये जानता हूँ कि अगर नस्ला टावर में अगर लोग हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो मेरे हिसाब से वो तमाम इदारे, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हों, चाहे
सूबाई हुकूमत के हों, बशमूल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। और जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मैं कहता हूं तो उसका मतलब है हुकूमत सिंध, वो जिम्मेदार है। और तमाम लोग जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की, उसमें प्लॉट्स खरीदे, उसमें फ्लैट्स खरीदे, उन सबको जो पैसे वापस करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के इदारों की बनती है, जिन्होंने इसमें लोगों की, देखिए जब भी इस तरह की कोई चीज होती है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बाकायदा इश्तिहार देने की परमिशन देती है। जब अवाम उन्नास किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि पब्लिकली एडवर्टाइज हो, जो आम शहर में बिक रहा हो, तो उसके अंदर उसकी जिम्मेदारी उनके मफाद को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की और दीगर इदारों की होती है। तो उस हिसाब से सिंध हुकूमत इन लोगों को बमा जो भी कॉस्ट ऑफ मनी है उसके साथ वापस करने की जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ उसके लिए मकीनों को या इन्वेस्टर्स को अपने पैसों की जो है के लिए अप्रोच करना चाहिए सिंध हाई कोर्ट और अल्टीमेटली सिंध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता। सही, चलें फ़हीम साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ज़रा अनवर मंसूर साहब, अब चूँकि इस मामले में आप ख़ुद भी इस मामले को देख रहे हैं, तो अब अलॉटीज़ को सिंध हुकूमत की जानिब से कंपनसेशन मिलना चाहिए। अलॉटीज़ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला ज़ाहिर है एक माह में अब ये कमिश्नर कराची को पाबंद कर दिया गया है कि वो खाली करवाएं। इस पर आगे क्या सूरत हाल बनती है? सिंध हुकूमत का इसमें क्या किरदार होना चाहिए आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक नस्ल टावर का मामला है, मैं ज़रा सा इसको समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। जो इशू है वो ये बेसिकली है कि इनको जो ज़मीन अलॉट हुई थी वो 700 या 700 कुछ थी जी, 780 बिल्डिंग बनी है वो कोई 1100-1200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर है। अब ये जब नक्शा बनता है तो नक्शा जो पास करता है उसका एक तरीका है। वो तरीका ये है कि वो देखता है कि इनको अलॉटमेंट के क्या है और इनको ज़मीन कौन सी दी गई है और किस तरह से उसके ऊपर वो नक्शा पास करेगा, उतने ही पे करेगा जितने पे लीज थी। अगर अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने वो नक्शा पास कर दिया है जो 1100-1200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर है, तो नेचुरली वो तो डायरेक्टली जिम्मेदार हैं कि उनको करना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि परमिशन जो होती है बिल्डिंग की वो दी जाती है और जाहिर है कि जो परचेजर होता है वो उस एनओसी के बेसिस के ऊपर जाके परचेज करता है। और एनओसी जब दे दी उन्होंने, इसका मतलब ये था कि वो ये प्रिज्यूम कर रहे थे कि जितना भी ये कंस्ट्रक्शन हुई है ये कानून के हिसाब से हुई है, इसमें ड्यू डिलिजेंस और करने की जरूरत नहीं थी। अब इशू ये है कि अगर इतना ज्यादा उन्होंने वो कर लिया है और ये कोर्ट ने ये तय कर लिया है कि इसके अंदर इनको खाली कराना है, तो उस सूरत में एक ही तरीका है कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए। मगर कौन करेगा कॉम्पनसेट, ये तो सवाल। हाँ, वही इसीलिए मैं आ रहा हूँ, कॉम्पनसेट कौन करेगा कि जिसने मिस रिप्रेजेंट किया है पब्लिक को। मिस रिप्रेजेंट करने में दो ही लोग शामिल हो सकते हैं, एक जो बिल्डर है और दूसरा जिसने उनको परमिशन दी है। नेचुरली बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने परमिशन दी है, जमीन गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट इसमें कॉम्पनसेट करने पे मैंडेटरी उसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो जिम्मेदार है उसको कंट्रोल वो करने की। और इसके ऊपर जो बिल्डर है उसने चूंकि इन तीनों ने मिस रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए जब इजाजत मिल गई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, तो क्या उसके बाद भी फिर आप कसूरवार किसी हद तक बिल्डर को समझते हैं, चूंकि उन्होंने तो कानूनी तौर पर तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और इजाजत ले ली? नहीं, बिल्डर इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसने कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट किया है कि जो के कानून के हिसाब से पूरा नहीं था, मगर उसके बावजूद उसको परमिशन मिल गई है। अब देखिए, हमें भी पता है किस तरह परमिशन ली जाती है। तो बिल्डर जो है उसने मिस रिप्रेजेंट, उसके पास लीज जितनी थी उससे ऊपर नहीं कर सकता था वो, और जाहिर है कि अगर उसने किया तो बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल
उसके साथ साथ उनके साथ जिन जिन लोगों ने कोऑपरेट किया है ये काम करने में, वो रिस्पॉन्सिबल है। और इनको खाली कराने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए। और बल्कि गुलजार साहब का अपना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें उन्होंने कहा कॉम्पनसेशन अगर कोई होता है जिससे नुकसान जिसका होता है, वो फंडामेंटल राइट है। और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, तो अनवर साहब अभी किसी को कंपनसेशन के लिए पाबंद किया गया है? अभी सिंध गवर्नमेंट को या बिल्डर को इस बात का पाबंद किया गया है कि आपको इन तमाम लोगों को कंपनसेट करना है? जी, जो जजमेंट है उसके अंदर बिल्डर लिखा है, और जाहिर है कि बिल्डर जो है वो आगे लेके चलेगा इस चीज को, इसी बात पे चलाएगा कि मुझे तो एनओसी मिल गया था तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये एक झगड़ा है जो कि रहेगा। जी अनवर साहब, जरा फहीम साहब कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। जी फहीम साहब इसमें ऐड कर दो। जी देखिए, जब सिंध कोई बिल्डर नक्शा सबमिट करता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो उसको टेक्निकली देखता है कि भाई स्ट्रक्चर सही है, ओपन स्पेसेस सही हैं, छोटे तो नहीं हैं, बड़े तो नहीं हैं, ऐसी चीज। मगर दूसरी तरफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उसको भेजती है कि आप ये कंफर्म करें कि भाई इसका ओनर यही बिल्डर है, ये जमीन जो है ये सही है, जिस बिल्डिंग के उसके ऊपर इन्होंने हमसे नक्शा की क्लियरेंस मांगी है। तो वो एनओसी अब देखना ये कि वो सिंध मतलब वो जो क्लैरिफिकेशन है या जो अप्रूवल है एनओसी, वो सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से आई, केडी की तरफ से आई, या किसकी तरफ से आई। तो अनवर मंसूर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्डर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसके अलावा वो लैंड ओनिंग एजेंसी जिसने ये क्लियर किया या अप्रूव किया कि ये जमीन जो है ये वाकई में इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये दोनों तीनों जो हैं अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्डर तो बैंक्रप्सी भी फाइल कर सकता है, मगर या मतलब जो उसके साथ तो जो हुआ सो हुआ, मगर ये इदारे जो सरकार के इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, यू नो, they should not be they should not go scot free, और बिल्डर भी should not go scot free। सही। और अनवर मंसूर साहब, ये नस्ला टावर से आगे बढ़कर ये क्लिफ्टन के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी रिफाई प्लॉट्स पर बने हुए हैं, अब ये भी खतरे में नजर आ रहे हैं। इनके भी डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए हैं, तमाम मुताल्लिका इदारों को अब बुलाया गया है, और अगर कल को ये भी गैर कानूनी करार दिए जाते हैं तो हॉस्पिटल्स को गिराना, उससे तो एक आवाम का बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत आसान दोनों तरह से एक है। देखिए, कानून के हिसाब से अगर कोई चीज बनी हुई है जो कानूनी तौर पर तो सही है, तो उस सूरत में वो गिराया नहीं जा सकता। ये तो एक प्रिजम्पटिव वो है कि उन्होंने कहा कि एम्यूनिटी प्लॉट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है। कानून जो है, जो हमारे यहाँ सिंध में कानून है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज से नहीं है। वो तकरीबन कोई जब से ये केडीए थी, केडीए रूल्स और अभी तक जितना भी है उसमें बहुत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि एम्यूनिटी प्लॉट के अंदर शामिल हैं गवर्नमेंट पर्पसेस और प्राइवेट पर्पसेस, दोनों शामिल हैं। और जाहिर है कि जब ये अभी मैंने जो कोर्ट में भी बात की है और उन्होंने ये कहा कि इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मगर इस स्टेज के ऊपर उन्होंने कोई ऑर्डर इसीलिए पास नहीं किया कि मैंने जब ये उन्होंने बताया कि इसमें बहुत वाज़े तौर पर गवर्नमेंट यूजेस और प्राइवेट यूजर्स का अलग अलग जिक्र है और दोनों एम्यूनिटी में आते हैं, तो उसके बाद ये अभी इतना आसान नहीं है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसमें सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है अभी, और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो देखते हैं क्या किस तरह से जाता है। मगर मेरे हिसाब से इंटरप्रेट अगर करें कानून को तो उसमें प्राइवेट यूज और गवर्नमेंट यूज दोनों शामिल है। सही। तो फहीम साहब, इसमें मैं एक अर्ज कर दूं। देखिए, 1996 में सिंध असेंबली ने केडी एक्ट में एक तरमीम की थी और उसमें ये कहा था कि इम्यूनिटी टू इम्यूनिटी भी इम्यूनिटी का पर्पस तब्दील नहीं हो सकता। अगर पार्क का प्लॉट है तो आप उस पर मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद का प्लॉट है तो आप उस पर अस्पताल नहीं बना सकते, अगर अस्पताल का प्लॉट है तो इम्यूनिटी टू इम्यूनिटी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। अनवर मंसूर साहब बहरहाल मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं वकील नहीं हूँ, मगर जी अनवर साहब 2002 में कोई अमेंडमेंट हुई आपके? 2002 में बड़ा क्लियरली आया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2002 में आया हुआ है कि इम्यूनिटी जिस चीज के लिए दिया गया है वही होगा।
जो हॉस्पिटल के प्लॉट्स हैं उन पे हॉस्पिटल ही बन सकता है, जो स्कूल के लिए हैं उस पे स्कूल बन सकता है, जो पार्क के हैं उस पे पार्क बन सकता है, मगर वो कन्वर्टेबल नहीं है किसी सूरत में भी। सही। तो फ़हीम साहब, अब ज़ाहिर है ये तजावुज़ात तो किसी भी हुकूमत के दौर में रुकी नहीं है। ये औरंगी नाले को आप ले लें, गुजर नाले को आप ले लें, अब आज इसका भी फैसला जारी हुआ। 1 साल में सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ, तमाम सहूलियात के साथ बसाए और वहाँ से उनकी जो भी तजावुज़ात हैं उसका खात्मा करे। अब ये तो एक बड़ा चैलेंज आप सिंध हुकूमत के लिए नहीं देख रहे? वो तजावुज़ात कोई चैलेंज नहीं, आप बसाएंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल चैलेंज नहीं है। देखिए, कराची का रकबा है 3,557 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से सिर्फ 754 स्क्वायर किलोमीटर इस वक्त अर्बन एरिया है। देखिए, अगर पहले भी जब हमने लियारी नदी में से इंक्रोचमेंट हटाई थी तो ये तय हुआ था कि 80 गज का प्लॉट और 50,000 रुपए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, वो दिया गया। अच्छा, बाद में जो इसके लिए जो था वो 80 गज से बढ़ा के 120 गज दे दिया गया। अगर आप 5-7 हजार फैमिलीज को, जिनको बुनियादी तौर पे रोटी कपड़ा मकान देना आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका सियासी नारा है, अगर आप उनको 120 गज का प्लॉट दे दोगे तो वो तमाम एमिनिटीज, रोड्स बिल्डअप करके भी 200-300 एकड़ जमीन बनती है। आखिर उसमें और आप रोज नोट छापते हो, ठीक है ना, दुनिया जहान की चीजें करने में जो इंतहाई, जो कहना चाहिए, देखिए जो नाले में लोग रह रहे हैं वो मजलूम के भी मजलूम तरीन लोग हैं, जहां पे हेपेटाइटिस बी भी है, जहां पर दुनिया जहान की बीमारियां, बारिश होती है उनके बच्चे डूब के मर जाते हैं, अखबारों में खबर तक नहीं छपती। तो अगर उनको सरकार 120 गज का प्लॉट दे देती है, फेडरल गवर्नमेंट ने उनके लिए जो है वो कॉम्पनसेशन ऑलरेडी रखा था, कुछ पैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे देती है, कौन सा फर्क पड़ जाता है भाई? सही, ये आप ही के लोग हैं ना। चलें, सिंध हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं है, अगर इंटेंशन हो तो इस काम को बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। फ़हीम उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले को अब सिंध हुकूमत को थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। लेकिन एक और अहम मामला है और वो है तोशा खाना का मामला। हमारे जो सरबराहान होते हैं मुमलिकत के, उनको गैर मुल्की तहाइफ जिस तरह से मिले और माजी में जो हुक्मरानों को ये तहाइफ मिला करते थे, तो इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे तो उन हुक्मरानों से कहा जाता था कि आप इन तहाइफ की तफसीलात को सामने लेकर आएँ, क्योंकि ये तोशा खाना में कुछ तहाइफ से मुतालिक इल्ज़ामात लगाए गए साबिक़ हुक्मरानों पर, आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ पर, कि उन्होंने तोशा खाना के तहाइफ को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लिया और उसकी बहुत ही कम कीमत अदा की। लेकिन इस दौर हुकूमत में जो इमरान खान को तहाइफ मिले हैं सरबराह मुमलिकत के तौर पर, उसको अब अपोजिशन की जानिब से ये पब्लिक करने की बात की जा रही है, लेकिन इस हुकूमत ने फैसला किया है कि उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नए हमारे साथ मौजूद हैं, इससे मुताल्लिक ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, जब खान साहब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त उनकी जानिब से बड़ा प्रेशराइज मियाँ साहब को किया गया, फिर उन्होंने इन तमाम तहाइफ की तफसीलात PIC में जमा कराई। लेकिन अब जब ख़ुद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो तमाम तहाइफ को पब्लिक करें, तो इस अमल से हुकूमत क्यों भाग रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इससे कतन इन्हें भागना नहीं चाहिए और हमारे मुल्क का आइन कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन। हर शख्स का ये, हर पाकिस्तानी का, हर सिटीजन का ये राइट है, बेसिक फंडामेंटल, कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाए। इसमें कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो आई डोंट बिलीव कि शायद वो जो एक अपोजिशन और हुकूमत की चपलिश हर बात में चलती है, हर बात में एक दूसरे को अपोज करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि इसकी तफसीलात ना दी जाए। सही। तो राजा साहब, ये तोहफे मिलते हैं, ये इनका तरीक़ाकार क्या होता है? क्या इनकी कोई पेमेंट्स अभी पाकिस्तान को या हुकूमत को अपने लेवल पर करनी पड़ती है? इन पर क्या टैक्सेस भी देने पड़ते हैं? ये माजी में भी एक ये बड़ा इशू रहा है, ज़ाहिर है, तोशाखाना रेफरेंस की सूरत में, और इस वक्त भी इमरान खान साहब पर हुकूमत इसको छुपाना चाह रही है, उससे ज़ाहिर ये इशू एक बार फिर हाई पकड़ रहा है। तो ये इसका ज़रा तरीक़ाकार को अगर आपके इल्म में तो काइंडली वाज़ेह कीजिए। नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है। ये तोहफा मिलता है हेड ऑफ द स्टेट को, मीनिंग देयर बाय आपकी स्टेट को जो मिल रहा है। तो इसमें हमारे मुल्क में ये है कि जब ये आएगा तो ये कोई जो उस वक्त के सरबराह होंगे वो उनके ज़ाती उसमें नहीं जा सकता कि जनाब ये कोई मेरा ज़ाती तोहफा है, क्योंकि उनको ज़ाती कैपेसिटी में नहीं दिया गया। तो जब ये आ जाता है तो गवर्नमेंट के एक तोशाखाना में इसको डिपॉजिट किया जाता है। और इसमें ये है कि हाँ, अगर कोई साहब लेना चाहते हैं,
अगर वो उसको अवेल करना चाहते हैं कि ये मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, तो उसमें जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस की मद में आपने डिक्लेयर्ड होता है कि इस पे जो हमारी वहाँ पे इनकम टैक्स और जो दूसरे टैक्स हैं, कस्टम टैक्सेस वगैरह, वो कितने हैं वो अदा किए जाते हैं। फिर उसकी एक कीमत रखी जाती है। आपके इल्म में है कि माजी में वो BMWs और दूसरी गाड़ियां जो सी थी उन पे टैक्सेस का मामला था कि टैक्सेस बहुत कम दिए गए थे। तो अगर प्रॉपर टैक्सेशन हो जाए, प्रॉपर टैक्स दे दिया जाए और उसकी प्रॉपर एवेल्यूएशन हो जाए कि इस चीज की लागत क्या है, ये नहीं कि जनाब अगर कोई आपको एक कारपेट दिया जाता है कि जो कि मार्केट में 10 करोड़ का है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत लगाते हैं कि ये तो 50 लाख का कारपेट है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो दोबारा नैब इन्वेस्टिगेट करेगा। तो अगर नीयत साफ हो, ऑनेस्टी हो, तो फिर इसमें कोई इशू डेवलप नहीं होते। तो राज साहब, ये अगर ये तहाइफ की तफसील मंजर-ए-आम पर ले आई जाए तो इससे मुल्क की मफाद कैसे मुतासिर हो सकता है? माजी में मियां नवाज शरीफ भी ये कहते थे कि इनकी तफसीलात हम इसलिए सामने नहीं ला रहे कि इससे मुल्क की मफाद मुतासिर होगा। अब ये हुकूमत भी जब ये ऐलान कर चुकी है कि हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहते, तो इससे भी यही तासुर जन्म ले रहा है। तो ये क्या तासुर है मुल्क की मफाद मुतासिर होने का? तोशा खाना में कितने तोहफे हैं, ये तो पब्लिक हर शख्स को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के हर शहरी को। देखिए, उसमें ये भले से उसकी डिटेल्स देते ये ना बताएं कि किस मुल्क ने क्या तोहफा दिया है। हो सकता है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को सीक्रेट रखना चाहे कि जनाब हमें सऊदी अरब ने ये तोहफा दिया या ईरान ने ये दिया, रशिया ने ये दिया। तो आप उसकी आइडेंटिटी को तो छुपा सकते हैं, ये आप पाकिस्तानी स्टेट के हक में अगर जा रहा है, लेकिन अगर उसका जो है क्या चीज, इसको छुपाने की कोई समझ में नहीं आती। कि आप ये नहीं छुपाएंगे कि जनाब वहाँ पे एक BMW आई हुई है, भले से ना बताइए ये दी किसने थी, लेकिन ये बता दें एक BMW खड़ी है, एक रोलेक्स की वॉच पड़ी हुई है और जो आइटम्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम इज इसको सीक्रेट रखने की कोई वजह नहीं नजर आती। हाँ, जिसने दिया था या जो जिसने आपको ये गिफ्ट दिया था, इफ यू वांट के उसका नाम ना लिया जाए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली। और ऐसा जब किसी भी हेड ऑफ स्टेट का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो उसके टेन्योर में जो भी तोहफे मिले हैं, क्या किसी कानून के मुताबिक वो उनको अपने इस्तेमाल में ले सकता है, उनकी मुकम्मल कीमत अदा करके या आधी कीमत अदा करके? इस तरह का कोई कानून मौजूद है? जी जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर वो उसकी टैक्सेशन आधी कीमत भी नहीं, उसकी प्रॉपर एवेल्यूएशन होती है, कस्टम अथॉरिटीज उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं कि अगर ये चीज इंपोर्ट होके आती तो इस पर कितनी इसकी एवेल्यूएशन होती है। एवेल्यूएशन के बाद उसकी कीमत लगा के अगर 5-10% या 20% कोई कम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज उसकी एक रीजनेबल प्राइस लग के यही उसको ये इख्तियार है कि वो लेना चाहिए। सही। और साहब, ये इस वक्त हुकूमत ज़ाहिर है इसको पब्लिक नहीं कर रही, तो ऐसा आपको लगता है कि ये एक नए केस की, एक नए तनाज़े की बुनियाद डाल रहे हैं? कल को अगर कोई और हुकूमत आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं होती, तो वो फिर ये इसको भी एज केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है? नो, आई डोंट थिंक सो कि इसको केस तो तब बनेगा कि अगर उसमें करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस हुई है, कोई ऐसी चीज वहां से या तो गायब कर दी गई है या ले ली गई है जो कि वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा थी और कम लागत पे कम कीमत पे ली, तब तो करप्शन का केस बनता है। जैसे आपको याद होगा वो हार थे, वो अगर हार मिसिंग हो गए जो टर्की ने दिए थे और वो पता चला बाद में कि जी कहीं और से निकल रहे हैं, तो दैट इज अ केस। बट द थिंग इज कि सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर इस पे कोई केस नहीं कर सकता। तो फिर राय साहब, क्या ये सिर्फ ये हुकूमत ने क्या आना का मसला बना लिया? इसको डिस्क्लोज ना करने के पीछे कोई मंतक आपकी समझ आती है? तो अगर इतना ही सिंपल है तो इस हुकूमत को तो बिल्कुल पब्लिक कर देना चाहिए तमाम चीज़ों को। बिल्कुल कर देना चाहिए। जो मुझे वाहिद मंतक नजर आ रही है कि आप भले से डिस्क्लोज ना करें कि किस सरबराह ने ममलिकत ने ये दिए हैं, क्योंकि वो आपका एक राइट है और वो स्टेट की एक सीक्रेसी है कि अगर स्टेट नहीं बताना चाहती कि जी अमेरिका को पता चले कि उधर ईरान ने इनको ये फलाना गिफ्ट दिया है, तो वो भले से ना बताएं। लेकिन और ऐसा जो ममालिक ये गिफ्ट देने वाले होते हैं उनकी तरफ से तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि आपने इसको डिस्क्लोज नहीं करना है और अपने मुल्क में आपने इसको पब्लिक नहीं करना है? उनकी तरफ से तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती? कोई पाबंदी नहीं होती। हमारे मुल्क के अपने कानून इस पे लागू हैं और उन्हीं के तहत ये रेगुलेट होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब, हमारे साथ मौजूद थे। और कि कोई मंतक इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्यों बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफ़ों की तफसीलात को पब्लिक नहीं किया जा रहा और क्यों ये हुकूमत इस तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नूर मुक़द्दम केस में जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है उस पर गुफ्तगू होगी, एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की वालिदैन की ज़मानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत मुद्दई के वकील शाह खावर ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नूर मुकद्दम केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है, लगता है आप ट्रायल में ताख़ीर करना चाहते हैं। शाह खावर ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा मकसद केस को ताख़ीर का शिकार करना नहीं है, हमने केस में गैर ज़रूरी गवाहों को शामिल नहीं किया। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र वाक़े के रोज़ अपने वालिदैन से मुसलसल राब्ते में था। शाह खावर ने कहा कि वालिदैन मुलजिम से राब्ते में थे, जुर्म से उनका ताल्लुक है, इसमें ज़मानत ना दी जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि थेरेपी वर्क्स वालों और दरख्वास्त गुजारों का आपस में क्या ताल्लुक है, जिस पर मुद्दई के वकील ने बताया कि ज़ाहिर जाफ़र की वालदा थेरेपी वर्क्स वालों के लिए बतौर कंसल्टेंट काम करती रही हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के वकील ख्वाजा हारिस ने शाह खावर की बात पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदमजी से जिस्मानी रिमांड में पुलिस ने कुछ पूछा ही नहीं। पुलिस चालान के मुताबिक अगर ज़ाकिर जाफ़र कत्ल से पहले पुलिस को बता देते तो नूर मुकद्दम की जान बच जाती। ज़ाकिर जाफ़र ने पुलिस को कॉल करके कहा कि ज़ाहिर जाफ़र की हालत ठीक नहीं है, उसे ले जाएं। कॉल्स के दौरानिए को बुनियाद बनाकर मफरूज़ों पर केस बनाया गया और गिरफ्तारी हुई। पुलिस चालान के मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने वाक़े में एआनत की है। अगर पुलिस की इस बात को माना भी जाए, फिर भी जो दफ़ात लगाई गई हैं वो नहीं बनती। वकीला के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की वालिदैन की ज़मानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना है कि ये ज़मानतें मुस्तरद होती हैं या फिर इनको मंजूर कर लिया जाता है। अज़हर सिद्दीक़ माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। तो अज़हर साहब, ये अब जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, ज़ाहिर है कि एक महसूस ऐसा हो रहा है कि ज़ाकिर जाफ़र, असमत आदमजी जो वालिदैन है ज़ाहिर जाफ़र के, उनको अच्छी तरह से उस पूरी सूरत हाल का इल्म था। उस दौरान फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। किस तरफ ये मामला जाते हुए आपको लग रहा है? शरीक मुलजिमान ये हैं इसमें जुर्म में? वाकई ये जुर्म जो हुआ है? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं समझता हूँ कि नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाते हुए हम बेगुनाह लोगों को भी कुछ फंसाना चाहते हैं। ये मेरी अपना एक ओपिनियन है। अच्छा। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ कि वालिदैन को पता भी था, फर्ज करें मैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कि उनका बेटा ज़हनी मरीज है, लेकिन उसको आनत जुर्म में लाने के लिए कत्ल अमद के हवाले से फैसले दो बातें आएंगी। या तो है कि आपका अमल जो है इस काम के लिए है कि वो कत्ले अमद में आ जाए, आपने ऐसा कोई कदम उठाया है, या आपने एयानत की है, एयानत में को मशवरा किया है मारने के हवाले से, एयानत में आ जाएगा आपने कोई उनको वेपन दिया है या कोई ऐसी चीज दिया। तो यहाँ बज़ाहिर तो ऐसी बात मां सिवाय टेलीफोन रिकॉर्ड के, और टेलीफोन रिकॉर्ड में भी अगर आप देखें तो वो फोरेंसिक तो हुआ नहीं कि आवाज में क्या हुआ या मैसेजिंग क्या थे या क्या ऐसी चीज थी जिससे ये साबित हो सके कि जनाब बाकायदा जो है एयानत की गई है और इस तरह से की गई है। इसीलिए ख्वाजा हारिस ने जो बात की है वो बेसिक प्रिंसिपल के बात किया कि इन्वेस्टिगेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड। क्या मुलजमान को इन्वेस्टिगेशन के लिए और जरूरत है? क्या ये मैटर है फर्दर इंक्वायरी का? जो हम बातें सारी कर रहे हैं ना, वो सारी है फर्दर इंक्वायरी की, एविडेंस के स्टेज के ऊपर। ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत जो है ना, मैं जो समझता हूँ, मुझे जो प्राइमा फेशी नजर आ रहा है, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये जमानत का केस बनता है और अदालत ने जमानत दे देनी है। और हमारी तवज्जो ज्यादातर, और दूसरा जो थेरेपी वर्कर को भी अगर मान लिया जाए, क्या ये ग्रोह हैबिचुअल था, उनका काम इस तरह लोगों को मारना है, कोई सीरियस अपना किलर थे, या उनके वालिदैन? ये वो एक अलग बात है कि मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं, इस तरह के उनको पहले सोचना चाहिए था वालिदैन को, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमें समझना है फौजदारी जराइम को सामने रखते हुए, जिन सारी चीजों को अगर आप सामने रखें तो ना तो आप थेरेपी वर्कर्स को इस मामले में इन्वॉल्व कर सकेंगे, ना उनको सजाएं क्या होती है वो एक अलग बात है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में काम सही चले तो जैसे जज साहब ने आज कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, तो स्पीडी ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में आज देखिए ये गैर जरूरी था। यानी मैं हैरान हूँ कि ये कहा जाए कि स्पेशल कोर्ट है और नोटिफाई हो गई है और वो ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, ये भी गैर जरूरी दलाइल थे उनकी तरफ से। उन्हें तो फोकस ये इस हवाले से करना चाहिए और फोकस ये करना चाहिए कि देखिए, हम क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में एक बड़ी बेसिक प्रिंसिपल है कि जो कसूरवार है वो बच ना पाए और जो बेगुनाह है वो उसको सजा ना मिल पाए। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल है। साहब, अगर वालिदैन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात की जाए तो जुर्म होने के बाद किसी के इल्म में वो जुर्म होना और फिर उसकी इत्तला उस शख्स के जरिए पुलिस तक या मुतल्लिका इदारों तक ना पहुंचना, तो यानी इसको एयानत के जुमरे में नहीं लिया जा सकता।
अच्छा देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो मुजरिम है, वो सजा हुई है और उनको बाकायदा लोगों ने उनके घर में रखा हुआ है। स्कॉन्डर को तो घर नहीं रख सकते ना। हमने तो वहां आज तक उन लोगों के लिए क्या कर लिया, ये मैं वैसे बात बता रहा हूँ। इयानत के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है। इयानत कत्ल करने की इयानत नहीं आएगी, कत्ल ये कह सकते हैं कि जुर्म छुपाने के वो चूंकि वो मेडिकल बेसिस पे हो गए, तो वो भी एक पूरा लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करके ही फिर यहाँ से गए ना। नहीं देखिए, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कहना हूँ कि इयानत को देखना पड़ेगा। एक इयानत कत्ल करने की है तो फिर तो 302 के 109 के सजा आ जाएगी। ये इयानत है कि आपने कोई एविडेंस छुपाई है तो उस जुर्म में सजा मिलेगी आपको, और वो जुर्म ज्यादातर काबिल जमानत जुर्म है, वो इसमें मुझे नजर नहीं आया इस हवाले से जो मैंने ऑफेंस देखा है। दूसरा ये है कि जुर्म छुपाना है, जुर्म अगर छुपाया है आपने तो वो 302 का फिर केस नहीं बनेगा। उसके लिए आपको अलग FIR दर्ज कराने पे, देखिए हकायक पे बात करनी चाहिए। यहाँ हमने फोकस इनके वालिदैन ने या सिविल सोसाइटी प्रेशर आप डाल ही रखेंगे जनाब कि थेरेपी वर्कर को भी आप डाल दें। थेरेपी वर्कर को ज्यादा से ज्यादा सजा अगर देखी जाए तो 2, 3, 4 साल सजा, यानी उनको आप कत्ल की सजा नहीं दे सकते हैं। तो इसकी बजाय उन्हें तवज्जो ये देनी चाहिए कि इसका ट्रायल चले, बजाय ये कि आप जमानतों के ऊपर भी इस सारे मामले में मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय है। और मैंने तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बात करनी है कि यहाँ बैठकर जाकिर जो जाहिर जाफिर का केस है ना, उसके लिए हालात बताए जाएं कि वो डे टू डे ट्रायल चले। और उसमें जैसे जैनब मर्डर का केस था, जैनब बच्ची का जो कसूर वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था और डे टू डे ट्रायल चला था। अपील भी डे टू डे डिसाइड होकर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर सेटल हो गया था। वरना मुझे तो ये 6 महीने तक ट्रायल कंक्लूड होता नजर नहीं आता। कम से कम 6 महीने के करीब ये लगेंगे। शहादती होने में, क्रॉस एग्जामिन होने में 342, फिर बहस होनी है, फिर सजा होनी है, फिर हाई कोर्ट में अपील जाती है, अपील अपने टाइम पे आनी है, वो 6 महीने बाद आती है, साल बाद आती है। सही। तो अजहर साहब, इनिशियल लेवल पे जिस भी अदालत में ये मामलात इस तरह के जाते हैं, वहां पर ये अगर डे टू डे हेयरिंग ज़ाहिर है चूंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है, इस बुनियाद पर नहीं होती, तो ये इतना वक्त लगता क्यों? फिर शाह खावर साहब का जो आर्गूमेंट है कि ये स्पेशल कोर्ट में इसे शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये लीगली ऐसा पॉसिबल था, आप समझते हैं? देखिए, स्पेशल कोर्ट या दहशत गर्दी, देखिए हम बड़ा स्पेशल कोर्टिंग क्या होती है। स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए कानून होना चाहिए। अगर ऑडियंस खत्म हो चुका है तो कानून नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। जहाँ याद रखिएगा, मुल्जिमों को भी राइट है, अभी साबित तो नहीं हुआ ना। और एक्यूज इज ऑलवेज ए फेवरेट चाइल्ड। ये फौजदारी जराइम के हवाले से बात है। यानी हम स्पेशल कोर्टों में क्यों पड़े हुए हैं? हमें, मेरी जाती राय के मुताबिक, उन्हें ये बेलें डिसाइड होती है ना, बेल उन्हें क्या कहना चाहिए था कोर्ट के सामने कि अगर बेल बनती है बेल देने, अगर आप बेल देने लगे हैं तो साथ आप फिक्स कर दें कि ये ट्रायल जो है डे टू डे चलेगा और महीने में डिसाइड होगा, 2 महीने में, 3 महीनों में ये हाई कोर्ट कर सकती है। हाई कोर्ट को इख्तियार है नहीं, और ये उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, स्पीडी ट्रायल की तरफ ये तवज्जो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद थे कि इस वक्त पूरा मुल्क ही इंतज़ार में है कि कब नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलता है। हमारे माशरे में ख़वातीन को जहाँ जिनसी हरासगी का निशाना बनाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको बेजा रोक टोक और इसका उनको निशाना बनाया जाता है, तालीम और तरबियत में उनके लिए मसाइल खड़े किए जाते हैं, वहीं विरासत में भी उनके साथ इम्तियाजी सलूक हमेशा रवा रखा जाता है। ख़वातीन जो मुल्क की आबादी का निस्फ फ़ीसद से भी ज़ायद तनासुब रखती हैं, उनके साथ ये रवैया माशरती ख़राबी के बाइस होता है। और आम तौर पर यह देखा गया है कि ख़वातीन को विरासत में उनका हक़ नहीं दिया जाता। ज़्यादातर ख़वातीन तो इस हक़ का दावा ही नहीं करती, और जो दावा करती भी हैं वो कानूनी और ख़ानदानी पेचीदगियों का शिकार हो जाती हैं। हालांकि कुरान और सुन्नत के हवाले से ये उनका बुनियादी हक़ है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़वातीन की विरासत के हवाले से आज एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ख़वातीन को विरासत में हक़ अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा। अगर ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में हक़ ना ले सकें तो बाद में उनकी औलाद ये दावा नहीं कर सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि उनकी जानिब से कहा गया कि कानून विरासत में ख़वातीन के हक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। देखना होगा कि ख़वातीन ख़ुद को अपने हक़ से खुद ही तो वो दस्तबरदार नहीं हुई, ये दावा ना करें तो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐसे केस में सामने आया जिसमें पेशावर की रिहायशी ख़वातीन के बच्चों ने 2004 में नाना की जायदाद में हक़ का दावा दायर किया था। ईसा खान नामी शख्स ने 1935 में अपनी जायदाद बेटे अब्दुल रहमान को मुंतकिल की थी और अपनी दोनों बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था, और ईसा खान की दोनों बेटियों ने भी अपनी ज़िंदगी में विरासत नामे को चैलेंज नहीं किया था। इससे पहले सिविल कोर्ट ने बच्चों के हक़ में फ़ैसला दिया था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था।
केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की रिहायशी खवातीन के बच्चों का नाना की जायदाद में हक के दावे को मुस्तरद करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ही बरकरार रखा है। तो तमाम खवातीन के लिए अब ये एक तरह की गाइडेंस सामने आ गई है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में ही अपने विरासती हुकूक को लेना होगा और इस सिलसिले में हुकूमत ने भी खवातीन के लिए एक सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें उन्हें कानूनी मुआवनत मुफ्त फराहम की जा रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और एक आम आदमी की मुश्किलात से मुताल्लिक कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई इस वक्त एक आम आदमी और मुल्क दोनों का सबसे बड़ा मसला बनी हुई है, लेकिन हुकूमत इस मसले के हल में कुछ खास संजीदा दिखाई नहीं देती। आवाम को रिलीफ देने की बातें तो इस वक्त की जा रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कहीं भी कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत जो तस्वीर आवाम को दिखा रही है उसमें मुल्क में कहीं महंगाई नहीं है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें एशिया में इस वक्त सबसे सस्ती हैं। पेट्रोल की कीमत तो भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान में आधी है। इस बारे में क्या हुकूमत कह रही है, ज़रा सुनिए। हम इस वक्त 123 रुपये पे लीटर पे दे रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान जो है उधर 250 रुपये फी लीटर है और बांग्लादेश वगैरह में 198, किसी में 186, 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द के हैं उनसे हम सस्ते हैं। जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी 50% वगैरह जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। बाकी अपनी जितनी सब्सिडी थी हमारे पास, जिसको पेट्रोलियम लेवी आप कहते हैं, वो हमने वापस कर दी आवाम को। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार में आम आदमी की आमदनी और उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो रहा है। वफाकी उज़रा आदाद-ओ-शुमार के हेर फेर से इसको सही साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें कैसे जा रही हैं, ज़रा ये भी देखिए। बात मानने के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में लोगों की आमदनियाँ नहीं बढ़ी। हमारा जो किसान है उसकी आमदनी में तो 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हमारा इस वक्त जो मिस्त्री है उसकी जो दिहाड़ी है वो इस वक्त जो है 3 गुना बढ़ी है। हमारा प्लम्बर है उसकी आमदनी जो है वो दुगनी बढ़ी है। हमारा जो मजदूर है उसकी आमदनी जो है वो दुगनी हो गई है। तो 70% आबादी जो है उसकी आमदनी में खातर ख्वाह इजाफा हुआ है। इन लोगों की आमदनी बढ़ने के दावे फवाद चौधरी कर रहे हैं, उन्हीं आम लोगों के हालात हुकूमती दावों की बिल्कुल नफी कर रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई के बाद आवाम का क्या हाल है, जरा ये भी देख लीजिए। महीने राशन लेने जाते तो 10-1-2 रुपये बढ़ने चाहिए, लेकिन ये तो सीधा 20-20, 30-30 रुपये चीनी 123 रुपये किलो हो गई, जब 5,000 का पूरे महीने का 15-20 हज़ार का भी कम पड़ जाता है। पहले में कीमतें थी, में कीमतों में बहुत इजाफा हो गया, तो भाई पब्लिक भूखी मरेगी। अब दूध के रेट उठा के देख लो, 140-30 दे रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जो घी की थैली हम 100 रुपये की उठाते थे नवाज शरीफ के दौर में, अब वो 300 रुपये की उठा रहे हैं। जो नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपये थी, अब वो 110 रुपये उठा रहे हैं। हुकूमत तो बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकती महंगाई के ऊपर। तो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछली जैसी भी हुकूमत थी बेहतर थी इस हुकूमत से। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि उन्होंने तो नारा लगाया था कि जी हम गुर्बत मिटाएंगे, वो तो गरीबों को मिटाना स्टार्ट हो गए हैं। इन्होंने तो ऐसी तैसी कर दी है पाकिस्तान की और आवाम की। पहले 3 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम पे आ गए हैं। तो आवाम बोल रही है कि बस अब तो जो है ना बहुत अच्छी है इस जिंदगी से। तो अब हुकूमत से जब भी महंगाई का सवाल किया जाता है तो वो उसकी वजूहात बताना शुरू कर देती है। कभी माजी की हुकूमत, कभी हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार होते हैं, कभी कार्टेल और माफिया को महंगाई की वजह बताया जाता है, कभी वो महंगाई का मवाजना दुनिया में होने वाली महंगाई से शुरू कर देती है। और हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती बयानात में महंगाई के ज़िम्मेदार बदलते रहते हैं, वजूहात तब्दील होती रहती हैं। कल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बढ़ती महंगाई की नई वजह आवाम के सामने रख दी। वो नई वजह भी देख लें। 18 के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे डिस्काउंट रेट बढ़ गया, उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, उससे कीमतें बढ़ी और यूटिलिटी प्राइसेस की वजह से भी हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ी। सोने पे सुहागा ये हुआ, कोविड हो गया। कोविड के बीच में दुनिया की सप्लाई लाइन जो हैं वो अफेक्ट हो गई हैं, बिकॉज लोगों ने इतनी जो प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है, कम हुई है। $1500 का कंटेनर था, वो आज $7-8 हज़ार डॉलर पे जा रहा है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने आवाम को चीनी की कीमतें कम होने की नवीद भी सुना दी। माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अब देखते हैं कि ऐसा होगा या नहीं। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लें।
चीनी के ऊपर हमने कल नोटिफाई कर दिए हैं 89 रुपीज़ 75 पैसे पर किलो होगी, या तकरीबन मतलब 90 समझे। और उस पर जो हमें कॉस्ट आ रही है, क्योंकि हम इनको इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, वो हुकूमत खुद उठाएगी, वो सब्सिडी उठाएगी, तो आपको 90 रुपए पे चीनी मिलेगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल वज़ीर आज़म इमरान खान जब ये वाज़ेह कर चुके थे कि माफियाज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी और चीनी की कीमत जो इस वक्त 85 रुपये फ़ी किलो थी इसको मज़ीद महंगा नहीं होने देंगे, तो फिर वो दावे कहाँ गए? इसके बाद भी चीनी की कीमतें बढ़ीं और वही 85 रुपये किलो मिलने वाली चीनी 110 तो कहीं 115 रुपये फ़ी किलो में भी बेची गई। शौकत तरीन मुल्क की 40% आबादी को आटा, चीनी, घी और दालें सब्सिडी पर देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इस सब्सिडी हुकूमत अपनी जेब से तो देगी नहीं, और आवाम को रोज़मर्रा की अशिया में रिलीफ देने के लिए मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे, जिससे गरीब की जेब पर और बोझ पड़ जाएगा। अब ये हुकूमती आदाद व शुमार किस हद तक दुरुस्त हैं? क्या वाकई आमदनियाँ बढ़ रही हैं? क्या वाकई गरीब को आने वाले दिनों में रिलीफ मिल सकता है? फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा लंबा इंट्रो, लोग जिस मुश्किलात में वो सुनाना बड़ा ज़रूरी था, लोगों के क्या जज्बात हैं और हुकूमत किस ढिठाई का मुजाहरा कर रही है। अब ये आदाद व शुमार हुकूमत के सही हैं, या ये जो लोगों की आपने बातें सुनी वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो किसी और दुनिया में रहते हैं, हुकूमत किसी और दुनिया में रहती है? देखिए, मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान की मईशत को बड़ा क्लोज देखते, वॉच करते। पिछले चंद हफ्तों से, महीनों से मैं 2 दिन पहले डाकखाने गया हूँ, तो वहाँ पे जो साहब खड़े थे उन्होंने एक कागज़ और पेंसिल मेरे सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि 26,000 रुपया तनख्वाह है और 3 बच्चे काम कर रहे हैं, 3 बच्चे घर पे बैठे हैं, उनके लिए आटा और चीनी खरीदनी है और आप मुझे बजट बना के दिखा दीजिए। उसके बाद गया हूँ किसी एक और दुकान के अंदर, दोबारा से ऐसे ही महंगाई के ऊपर सवाल शुरू हो रहे हैं। ये चीज़ें पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं किए हैं कि लोग बाहर निकल के आपको बता रहे हैं। अब हुकूमत का अपना एक इदारा है जो कहलाता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसकी सितंबर 16 तारीख की एक रिपोर्ट है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, आप निकाल के देख सकते हैं। वो ये कह रहा है कि जो खुराक की चीज़ें हैं उसमें तकरीबन 14% साल में रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, शराय अफरात दर की शरह रही, जो मुझे नहीं इस खित्ते में कहीं भी इतनी ज़्यादा जो शराय जो अफरात दर की शरह वो और कहीं नहीं है इस खित्ते के अंदर। पीबीएस वाले ये कह रहे हैं कि घी की कीमत 1 साल में 40% बढ़ी है। पीबीएस कह रहे हैं कि मुर्गी की कीमत 36%, मिर्चें 35%, अंडे 27% बढ़े हैं। और जो वर्ल्ड बैंक का डेटा आ रहा है इसके साथ हमारी आमदन के हवाले से, वो पाकिस्तान की आमदन 1960 से लेके तकरीबन 2018 तक मुसलसल बढ़ रही थी। और शायद ये उस सवाल का जवाब है जो मैं शुरू में उठा रहा था कि क्योंकि आमदन बढ़ती जा रही थी, महंगाई तो पहले भी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्योंकि आमदन बढ़ रही थी तो शायद लोग इतनी तकलीफ में नहीं थे, उनके ऊपर इतने ज़्यादा बोझ नहीं। अब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पिछले 2 सालों में आमदन जो है वो 12% कम हुई है। अब हम पहुंच गए हैं 1190 के करीब, और इसकी हाइट थी 2018 में कोई $1420 के करीब। तो फरूक साहब, ये वर्ल्ड बैंक की और जिन दूसरी रिपोर्ट्स का इस वक्त आप ये रेफरेंस दे रहे हैं, ये क्या फवाद चौधरी साहब की नज़रों से नहीं गुजरी होती हैं, जो बता रहे हैं एक प्लम्बर की आमदनी भी बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है, एक मिस्त्री की आमदनी भी बढ़ गई है, किसान की आमदनी भी बढ़ गई है, तो ये किस मुल्क के आदाद शुमार शेयर कर रहे हैं? ये सारी रिपोर्ट्स का ये जायज़ा नहीं लेते? देखिए, ज़मीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तानियों के ऊपर 2 धारी तलवार चली। एक तो आमदन कम हुई है और साथ ही साथ महंगाई की जो शरह है, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा खुराक की महंगाई। और खुराक का जिक्र मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि हम एक गरीब मुल्क हैं, तकरीबन 70 से 80% आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जो 70 से 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक पे खर्च कर देती है। अब आप सोचिए कि हमारी जो औसतन हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत तकरीबन 125 किलोग्राम आटा जो है साल का इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी कीमत जब 30-35 रुपए थी आज से 3 साल पहले, और आज 70-75 रुपए भी चल रही है, तो आप समझिए कि उसमें 100% इजाफा हो गया। इसी तरह पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत 25 किलोग्राम सालाना चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब 3 साल पहले 55 रुपए 60 रुपए की किलो चीनी मिल रही थी, अब ये 110-115 पे चली गई, तो यहाँ पे भी आपके पास 100% इजाफा है। इसी तरह बिजली का रेट, जो मेरे घर पे बिजली का बिल आया करता था,
3 साल पहले वो 9 या 10 रुपए का एक यूनिट था, और अब जो मैंने हफ्ता भर पहले बिल दिया है उसमें वो 23 रुपए फी यूनिट आया है, तो वहां पे भी 100% से ज्यादा इजाफा है। तो जो माशी इशारे हैं जो आम आदमी के हैं, हमें मईशत जो है वो मईशत दानों की मईशत डिस्कस नहीं करनी, टेक्निकल नहीं, आम आदमी की मईशत जो है वो 3 या 4 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द वो घूमती है, और इसके लिए मईशत सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है, इसके लिए हमें वजीर इत्तलात नहीं चाहिए, इसके लिए हमें कोई मईशत दान नहीं चाहिए। इसके लिए जो आपके सामने कैमरामैन खड़ा है वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन मईशत दान, जो पाकिस्तानी बाजार में जाके गोश्त खरीदता है, आटा खरीदता है, चीनी खरीदता है, महीने के बाद बिजली का बिल देता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी मईशत अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, वो ये जानता है। तो फारूक साहब, जब ये एक आम आदमी भी इस मईशत को समझता है तो इसके लिए ये इतनी बड़ी वजारत ख़जाना, चौथे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, अब इनको आए हुए भी थोड़ा टाइम तो हो गया, इनके आने के बाद अभी तक कुछ बदला तो नहीं है इस आम आदमी की मईशत पर? तो ये भी बात नहीं करते, वो भी मुश्किल बातें करते हैं कि वो डिस्काउंट रेट बढ़ गया, डॉलर डी वैल्यू हो गया, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। अब ये मुश्किल बातें, ये टर्मिनोलॉजीज तो एक आम आदमी की नहीं समझ आने वाली। देखिए, आम आदमी की समझ में जो चीज़ आ जानी चाहिए वो ये है कि ये तो हकीकत हो गई कि महंगाई है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाली भी कहते हैं, और हुकूमत के वज़रा खुद भी आके कई दफ़ा इस चीज़ का अग्री कर चुके हैं कि महंगाई है। आई थिंक असल सवाल 2 और है। असल सवाल ये है कि इस महंगाई के पीछे कौन है, इस महंगाई की वजूहात क्या है और फिर इसका हल क्या है। अब हमारे यहाँ जो महंगाई हो रही है, जो अभी कुछ हफ्तों में हुई है, वो तो मैं समझता हूँ कि रुपया जितनी तेज़ी से डॉलर के सामने गिरा है वो उसका नतीजा है, क्योंकि हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया कि पेट्रोल, मिर्चें, दालें, चाय, खाने बनाने का तेल, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है 152 रुपए का $1 था आज से 4 महीने पहले, और आज 170-71 का है, तो इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। और फारूक साहब, ये चूंकि आपने डॉलर का जिक्र किया तो हमारी ये पूरी काबीना ने एक नया फार्मूला सीख लिया कि हमारे मुल्क में पेट्रोल सबसे सस्ता है। अब हम यहाँ 123 रुपये में खरीद रहे हैं, हम डॉलर में तो नहीं खरीद रहे कि वो $1/2 या इतने सेंट्स में मिल रहा है। अब कल वजीर ख़जाना बता रहे थे कि भारत में वो 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, वहाँ कीमत अभी हमने पता की तो वहाँ तो 100-101 रुपये, बांग्लादेश में बता रहे थे 89। ये डॉलर की वैल्यू के हिसाब से हम पेट्रोल की कीमत का मवाजना करेंगे या जो जिस मुल्क में जितनी कीमत में मिल रहा है हम उस कीमत को कंसीडर करेंगे? ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, 2 तरीके हैं। पहले हमें ये बताया गया था कि इस खित्ते में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है, वो गलत है, फैक्चुअली गलत है। अफगानिस्तान में पेट्रोल हमारे से सस्ता है और ईरान में हमारे से पेट्रोल सस्ता है। जैसे ही ईरान का नाम लिया गया तो फिर हमें ये कहा गया कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको आप निकाल दें, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ तेल की कीमत जो है वो सस्ती है अगर आप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को निकाल दें। अगर उसका आप क्लोजली जायज़ा लें तो सीरिया में पेट्रोल हमारे मुकाबले में सस्ता है, इथियोपिया में हमारे मुकाबले में तेल सस्ता है, सूडान में सस्ता है, मिस्र में सस्ता है। तो ये मुकाबला एक तो ऐसे बनता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और फ़ारूक साहब ने बड़ी आसान ज़बान में आम लोगों के लिए पूरी सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया और हुकूमत को अब इस मामले को संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले इंतखाबात के लिए अब वक्त बहुत कम बाकी रह गया है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।